हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस का ये लास्ट पार्ट है फ्यूचर टेंस। आज हम फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सभी को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर टेंस का मतलब है कि ऐसी बातें या ऐसा कोई काम जो हम अभी नहीं किए हैं, हम करने का सोच रखे हैं बस, या कोई करने को सोच रखा है वो हम बता रहे हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो अभी तो नहीं हुआ है लेकिन आशा है कि उम्मीद है कि हो जाएगा, या ना भी हो लेकिन हम पहले से ही कह रहे हैं कि ये काम होगा। मान लो हम कह दें कि टेंस खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। अभी मैंने पढ़ाया तो नहीं है लेकिन हमने कहा है पढ़ाएंगे। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि ये काम हो ही जाए, लेकिन हम कह रखे यानी आशा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पढ़ के या जो सेंटेंस बोल के बस ये पता चले ये काम हुआ नहीं, बस होना है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस को हिंदी में लिखे होंगे तो कैसे पहचानना है? हिंदी में पहचानने के लिए हम सेंटेंस के लास्ट में गा ढूंढेंगे, गी ढूंढेंगे और गे ढूंढेंगे। ये ढूंढेंगे कहाँ? सेंटेंस के लास्ट में हिंदी के। जैसे कि ये हिंदी का सेंटेंस लिखा है, मैं आज लखनऊ जाऊँगा, इसके लास्ट में गा है। ये गा लास्ट वाला क्या बता रहा है? ये बता रहा है बात फ्यूचर की है। ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे समझो, लिखा है मैं आज लखनऊ जाऊंगा, मैं भी गया नहीं, मैंने कह रखा है कि मैं जाऊंगा, हो सकता है ये बात टल भी जाए। जैसे दूसरा लिखा है कि हम यह काम अवश्य करेंगे लेकिन कंफर्मेशन है कि हाँ करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या आया? गा। इस गा का काम यही बताना है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। अगली बात आती है फ्यूचर सेंटेंस में पहचान तो हो गई है। फ्यूचर टेंस में फर्दर 4 पार्ट होते हैं, ठीक? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसमें क्या करना है? हमें सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट को कवर करना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है हमें? या तो विल या तो शैल लगानी है, ठीक? या तो विल लगाएंगे या शैल। तो विल और शैल लगाएंगे कहाँ? तो नॉर्मली आई और बी के साथ हमें शैल लगाना है। नॉर्मल सेंटेंसेस में हमें आई और बी के साथ शैल लगाना है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जहाँ बात को कंफर्म करे कि ये काम होगा ही होगा, जैसे ये रहा कि हम यह काम अवश्य करेंगे, मतलब कि ये कंफर्मेशन शो कर रहा है कि हम करेंगे ही करेंगे। तो जिस सेंटेंस में ज़बरदस्ती हो या यूँ कहें कि वो कह दे कि ठान ले, एक तरीके से जो सेंटेंस ये बता दे कि हम ठान लिए काम होगा ही होगा, तो उन सेंटेंसेस का जब नंबर आएगा तब इन लोगों के साथ शैल नहीं लगेगा, तब हम इन लोगों के साथ विल लगा देंगे। वही यहाँ लिख रखा है कि आई और बी के साथ विल लगाएंगे कब? जब कंफर्मेशन होगी कि ये काम अवश्य करेंगे, ठीक? जैसे लिखा है आदेश देंगे, ऑर्डर, धमकी देंगे ना, किसी चीज़ की इच्छा करेंगे, वचन देंगे, ठीक है? संकल्प, वही लिखा है, ये संकल्प वाला ही सेंटेंस है कि हम करेंगे लेकिन अवश्य करेंगे, ठीक? तो इस तरह की चीज़ें जिन सेंटेंसेस में पता चले उन सेंटेंसेस में हमें आई और बी की जगह पे विल लगाना है। बाकियों में जब ये सिचुएशन आ जाएगी, इस सिचुएशन में हम आई और बी के साथ विल लगाएंगे, लेकिन जब बाकी बचेंगे तो शैल। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर नॉर्मल सेंटेंस है, ये चीज़ों का यूज नहीं हुआ है, तब हम आई और बी के साथ शैल लगाएंगे, और बाकी जो भी बचेगा चाहे वो किसी का नाम हो या दे ही क्यों ना आ जाए, तो उनमें भी हमें क्या लगाना है? विल लगाना, ठीक? अब जरा आ जाइए, अब मेन वर्ब इसमें क्या होती है? मेन वर्ब का मतलब सेंटेंस में जो काम किया जा रहा है उसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं घर जा रहा हूँ, तो ये जाना एक काम हुआ, ठीक? इसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब की बेस फॉर्म लगानी। बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म का मतलब होता है, बेस फॉर्म का मतलब होता है जो वर्ब है उसकी एक्चुअल इंग्लिश या वर्ब की वो इंग्लिश जिसमें हम आईएनजी लगा सकें, यानी इसको कॉन्टिन्यूअस में बदल सकें। ऐसी वर्ब को हम कहते हैं, या ऐसी वर्ब की जो इंग्लिश आएगी उसको हम कहेंगे बेस फॉर्म, ठीक? या बेस फॉर्म नॉर्मली याद रख सकते हैं, जो शब्द हिंदी में है वो काम को दर्शा रहे हैं, ठीक? और उनकी जो इंग्लिश है उसको एज इट इज अगर हम लिखते तो वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ठीक? उसी को हम बेस फॉर्म कहते हैं, उसी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो आप लोग उसे बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कुछ भी कह सकते हैं, ठीक? आगे आ जाइए। आगे क्या है इसका फॉर्मेट? ये फॉर्मेट सब में काम करता है। सिंपल सेंटेंस चाहिए, फ्यूचर का है तो फ्यूचर चल रहा है, पास्ट का होता तो भी ये काम करता है। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में ये काम आता है। ये ना याद हो पाए तो दूसरा तरीका ये है
कि जब सेंटेंस सिंपल हो, जब सेंटेंस सिंपल हो, ठीक, सिंपल या पॉजिटिव कहते हैं, सिंपल में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मीन्स इसमें कहीं भी नहीं का उपयोग ना हो, या सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ना जैसा कुछ फील ना हो, ठीक, तो इनको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश कर लेंगे ट्रांसलेट, यानी उस सेंटेंस में जो कर्ता होगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले बना लेंगे। जैसे इस सेंटेंस में लखनऊ जा रहा है, कौन जाएगा, तो जो जाने वाला असली व्यक्ति है वही सब्जेक्ट है, जा कौन रहा है, मैं, यानी कि आई, यानी सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है, ठीक। फिर हमें क्या आना है, बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट, यानी पीछे से आगे आना, सीधी बात, ठीक। अंग्रेजी में ना लिखो तो हिंदी में लिख लो, पीछे से आगे। पीछे से आगे तक हमें क्या करनी है, सभी वर्ड्स की ट्रांसलेशन करते हुए चले आना है, सभी वर्ड्स का इंग्लिश में बनाते चले आना। जैसे अब इसको मैंने बताया था कि मैं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इंग्लिश हम लिख चुके हैं। फिर जाऊंगा मैं, जा, ये जो है एक वर्ब का काम करेगी, ये गा बस पहचान बता रहा था कि ये काम हुआ नहीं होगा, तो जा मतलब होता है गो, वही लिखा है, यही वर्ब की बेस फॉर्म है, यही फर्स्ट फॉर्म। फिर आया लखनऊ, हमने लिख दिया टू लखनऊ, यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर पीछे से आगे, फिर आज मीन्स टुडे, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे लिखा है, हम यह काम अवश्य करेंगे, अवश्य का मतलब क्या बता रहा है, ये संकल्प है, ठीक। इसने निश्चय कर लिया कि काम हम करेंगे, तो हमने बताया था जब निश्चय संकल्प की बात आए तो आई और वी के साथ क्या लगाना होता है, विल लगाना होता है, ठीक है। तो आई और वी के साथ हमने विल लगा दिया। अब क्या करना है, फिर वही काम मैंने कहा था, लास्ट से आगे तक आना है। तो सबसे पहले लास्ट में लिखा करेंगे, करेंगे को याद रखना, करना, करना मतलब होता है डू, ठीक। यह काम, यह यानी दिस, काम यानी वर्क। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम करेंगे। तो आप लोग चाहें तो फॉर्मूले से भी अटैच कर सकते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यही लिखा है, हेल्पिंग वर्ब मैंने बता रखी थी, हेल्पिंग वर्ब या तो विल लगाएंगे या तो शैल लगाएंगे, ठीक। तो हमने लगाया था इसमें शैल, क्योंकि ये सेंटेंस इन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। अगर इन शर्तों को कोई वर्ड पूरा करे तब हम आई और वी के साथ विल लगाते हैं, नहीं तो शैल लगाते हैं, ठीक। और बाकी ये हो गया है। अब कर रहे हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, ये अभी यहीं तक है। अब नेगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर लिए थे, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। पहली बात तो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनको पढ़ने पे या जिन सेंटेंसेस में नहीं शब्द का यूज हो, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं नाम की चीज यूज होती है, उन सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें लिख लेना है ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें नहीं लिखा हो, उसमें सब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है, ठीक। और इसमें जो नहीं इंग्लिश है, नॉट जिसकी इंग्लिश होती है, इसको हमें लिखना है थर्ड प्लेस पे, ठीक। यानी जो नहीं लिखा है इसको थर्ड प्लेस पे लिखना है, सीधी बात, इसको छोड़ो सब्जेक्ट वाला, बस ये याद रखो। जो सिंपल में क्या हो रहा था, हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख रहे थे, देन लास्ट से आगे तक सभी का ट्रांसलेशन कर ले रहे थे। जैसे कि मान लो यहाँ पे नहीं ना होता तब हम लोग दे इसकी इंग्लिश बनाते, देन लास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगा के इसकी इंग्लिश लिखते, देन आगे चले आते, ये करते अगर सिंपल होता। लेकिन इसमें नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया है, तो इसमें ध्यान ये रखना कि इसकी इंग्लिश हमें कितने नंबर पे लिखनी है, थर्ड नंबर पे। तो चेक करिए, वे का मतलब क्या हुआ, दे, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, विल। हमने बताया था अगर सेंटेंस में कोई शर्तें नहीं दी हुई हैं तो हमें
जो है क्या लगाना था, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो ये आई है ना तो वी है, तो इनके साथ हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। तो वे के साथ में विल लग गया। फिर जाए, जाए मतलब होता है गो, जाए या जा या जाए सब कुछ वही होता है, तो गो। लेकिन अब याद क्या रखना था, तुमने तो दे लिख लिया इसकी जगह पे, ठीक। फिर मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लिख ली। अगर हम काउंटिंग करें शब्दों की, तो एक शब्द हो गया, ये दूसरा हो गया, तो हमने बता रखा है इसकी इंग्लिश कितने नंबर पे लिखनी है, 3। यानी जो तीसरा शब्द होगा वो इसकी इंग्लिश होगी, यानी नहीं की इंग्लिश होगी, और जो तीसरा शब्द होगा इसकी इंग्लिश हो गई तीसरे नंबर पे। फिर से वही काम, नहीं की इंग्लिश हो गई। अब कौन बचा है, जाए तो हो ही चुका है, नहीं हुआ है, सॉरी। हमने सिर्फ इसकी जगह पे हमने क्या लिखी है, गा गी गे की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिखी है। दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लास्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब इन दोनों को हम यूज़ कर लिए तो 2 वर्ड हो चुके थे, तीसरा वर्ड हमको लगाना था इसकी इंग्लिश, हम लगा दिए थे। अब हम इस वाक्य में ये चेक करेंगे कौन कौन सा वर्ड बचा है जिनको हमने ट्रांसलेट नहीं किया है। तो हमने जाए, जाए का हमने ट्रांसलेट नहीं किया था, जाए कहो चाहे जा कहो, उसको कह देंगे गो, ठीक। अब इसके बाद नहीं की इंग्लिश ऑलरेडी हो चुकी है, उसको नहीं लिखना है। फिर है कानपुर, तो कानपुर लास्ट, ठीक। सेम इसमें है, किरण कल अस्पताल नहीं जाएगी, सबसे पहले किरण को रखना है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमने कहा था गा गी गे की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई, विल, ठीक। विल ही लगाएंगे, किसी का भी नाम हो, लेकिन शर्तें यही है कि उसमें शर्तें ना हो, ठीक। अब क्या करना था, किरण लिख लिया मैंने, इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी, 1 2। अगर काउंटिंग करोगे तो ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द। हमने बता रखा था अगर नहीं लिखा हो तो उसको 3 नंबर पे रखना है। तो 3 नंबर पे देखो यहाँ पे नॉट लिखा है नहीं की जगह पे, ठीक। अगला काम क्या था, जब ये 3 नंबर तक हो जाए फिर लास्ट से चेक करना कौन कौन बचा है। तो जाए बचा है, जाए मतलब गो बचा है, नहीं ऑलरेडी हो चुका, दोबारा इसको नहीं लिखना है। अस्पताल, अस्पताल मतलब हॉस्पिटल, ठीक। फिर कल, कल को हमने लिख दिया टुमारो, ये हो गया नेगेटिव। अगर फॉर्मेट याद करना चाहें तो आराम से याद कर सकते हैं, इसी में मैच कर लें। किरण किसी का नाम है या इस सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो सब्जेक्ट है। उसके बाद विल या शैल, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, देन मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब यानी मेन काम। इस वाले में आ जाओ इंट्रोगेटिव वाले में। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप होते हैं, एक टाइप होता है जहाँ क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है, दूसरा टाइप होता है जहाँ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो इसकी जगह पे हम इसकी इंग्लिश ना लिख के इसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे शैल लगा रखा है, ठीक। जैसे हम लिखा है, हम की इंग्लिश होती है वी, और आई और बी के साथ शैल लगाना होता है। तो इस वी के हिसाब से यहाँ शैल लगा है क्या की जगह पे, यानी क्या को हमें वर्ड ना लिख के हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो भी इसको देख के। अगर हम इसको देख के इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो शैल लगाएंगे, तो हमने शैल लगा दिया। देन फिर वैसे ही सिंपल जैसे बनाते थे वैसे ही हम की इंग्लिश भी, देन लास्ट से आगे तक, लास्ट से आगे आना मतलब लिखेंगे राइट पत्र, ठीक। लेकिन पत्र एक नहीं है, ये या पत्र है, या का मतलब ये दिस पत्र। इन चीज़ों को याद देना, कई बार वर्ब होती है एक साथ कंबाइन करके लिखनी होती है, उनको एक साथ में माना जाता है। यह पत्र मतलब दिस लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर हिंदी के सेंटेंस में है तो ट्रांसलेशन करके भी लगाना पड़ेगा। दूसरे में आ जाओ, इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसको ट्रांसलेट करके सबसे पहले लिखते हैं, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। और याद रखना अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग लिखते हैं सेकंड नंबर, ठीक, थर्ड नंबर पे, सॉरी। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट थर्ड नंबर पे आ रहा था, वैसे जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो सब्जेक्ट को हमें थर्ड नंबर पे काउंट करो, 1 2 3। यू मतलब तुम है सब्जेक्ट, ठीक, क्लियर है यहाँ पर। फिर से देखो, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में हो तो सबसे पहले लिखना है, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट।
फिर वही प्रोसेस है, फिर लास्ट से चेक करो, खाओ, खाओ मतलब ईट, क्या ऑलरेडी हो चुका है, आगे आ गया था, बचा कौन, कल, कल मीन्स टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा। इसे मैच करना चाहो फॉर्मेट से मैच कर सकते हो। सबसे पहले इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या की जगह हमने क्या लगा दिए, व्हाट, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी थी, विल या शैल, लगा दी विल। फिर लिखना था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है तुम, उसकी जगह पे हमने यू लिख दिया, ठीक। और उसके बाद अब हमने कहा था इतना करने के बाद लास्ट से तक देखो, ना देख पाओ, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब मेन काम क्या है सेंटेंस में, मेन काम है खाने का, खाने को क्या कहते हैं, ईट, ईट हो गया, खाना भी हो गया, यानी इसको भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, बचा कौन, कल, और कल मतलब टुमारो। तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है।